बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक-ठाक हैं। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो कॉस्ट कर्व्स थे वो ड्रॉ किए थे। वो जो कॉस्ट कर्व हमने एवरेज कॉस्ट और इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो ड्रॉ किए थे, उसमें 3 तरह के कर्व जो है ना वो हमने ड्रॉ किए। सबसे पहले हमने एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है ना वो ड्रॉ किया फ्रॉम टोटल कॉस्ट कर्व। इसी तरह से हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो है ना वो कर्व ड्रॉ किया और फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट का जो है ना वो कर्व ड्रॉ किया। ये 3 कर्व जो हैं वो हमने ड्रॉ किए थे बाय यूजिंग टोटल कॉस्ट कर्व। यानी एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व था वो हमने डिराइव किया था टोटल कॉस्ट कर्व से। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो था वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व से जो है ना वो ड्राइव किया था। और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व था वो हमने जो टोटल कॉस्ट कर्व था, उससे जो है ना वो ड्रॉ किया था। अब चूँकि इन तीनों के दरमियान अगर हम डिफ़रेंस देखें, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्लियरली कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट होती है, बेशक वो एवरेज टोटल कॉस्ट हो या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, ये हमारे पास जो है ना वो जो रेज़ हम ड्रॉ करते हैं, जो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से वो टोटल कॉस्ट कर्व या टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो रेज़ हम ड्रॉ करते हैं, उनका जो स्लोप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। अगर वो टोटल कॉस्ट का है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, अगर वेरिएबल का है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। जबकि मार्जिनल कॉस्ट के बारे में मैंने बताया था कि हम टेंजेंसीज़ ड्रॉ करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व और जो स्लोप ऑफ टेंजेंसीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यानी जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंसीज़ जो है ना वो कहलाता है। जब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक हम थ्योरी पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर आपकी जो कॉस्ट होती है इसको 2 पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं, ये बेटा ज़हन में रखिएगा। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इट मीन्स वी स्प्लिट कॉस्ट इनटू 2 पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें पहला पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको हम शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम का जो है ना वो नाम देते हैं और इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा पीरियड होता है उसको बच्चों लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब इनमें फ़र्क क्या है? यानी शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और इसी तरह से जो लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क अगर हम जो है वो देखना चाहें, तो याद रखिएगा कि शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसमें एक फ़र्म जो होती है वो सिर्फ़ अपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उनको किसी हद तक जो है ना वो एडजस्ट कर सकती है। लाइक फ़र्म जो है ना वो न्यू लेबर जो है ना वो एम्प्लॉय जो है ना वो कर सकती है। इसी तरह से जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा जो है ना वो परचेज़ कर सकती है। अगर वो पहले कम रॉ मटेरियल ले रही है तो वो ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो ये दीज़ आर द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में जो ये फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लाइक आप कह लें कि ये फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आप कह लें कि न्यू मशीनरी जो है ना वो नहीं लगाई जा सकती, न्यू बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, न्यू फर्म इंस्टॉल नहीं की जा सकती, न्यू प्लांट इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। तो लास्ट जो हमने कर्व्स ड्रॉ किए थे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। जो कॉस्ट कर्व्स हमने पहले ड्रॉ किए थे, अगर इनको मैं दोबारा ड्रॉ करूँ कि इधर अगर हम आउटपुट लेते हैं और इधर हम कॉस्ट कर्व्स अगर लेते हैं, जो कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट है, इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और इसी तरह से यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट अगर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर बच्चों आप देखें, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज़ आवर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व और इसी के बिल्कुल नीचे यू शेप जो है, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है ना वो आ जाएगा और इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का जो है ना वो कर्व आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर रिलेशनशिप देखें आप इन कर्व्स के दरमियान, ये जो तीनों शॉर्ट टर्म कर्व्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो लुक एट इट, दिस इज़ द फॉलिंग पार्ट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। ये जो मैंने सर्कल किया है कि यहाँ पे जैसे-जैसे आपकी आउटपुट बढ़ रही है, वैसे-वैसे आपकी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो गिर रही है। टोटल कॉस्ट भी गिरी है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिरी है, ये देखें। आपने आउटपुट जो है ना वो Q1 से Q2 की, तो आपकी जो कॉस्ट है वो C3 से जो है ना वो C2 होगी। इसी तरह से आपने प्रोडक्शन Q2 से Q3 की,
तो आपकी जो कॉस्ट है वो C2 से C1 हो गई। तो देखें जैसे-जैसे आप आउटपुट बढ़ा बढ़ा रहे हैं, आपकी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो गिर रही है। अब एवरेज कॉस्ट गिर रही है, तो साथ-साथ क्या हो रहा है बच्चों, साथ-साथ आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी जो है ना वो गिर रही है। फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है और जिस पॉइंट के ऊपर आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है, वहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होती हैं, लुक एट इट। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। तो एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट और इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, वो जो है ना वो इन दोनों कॉस्ट के जो है ना वो इक्वल होती है। फिर जब आपकी अब देखें इन दोनों के दरमियान जब ये गिर रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे होती है, कम होती है एवरेज कॉस्ट से। लेकिन जब ये इक्वल होती हैं तो उसके बाद फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती है। लुक एट इट, एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे रह गया दोनों और मार्जिनल कॉस्ट कर्व अब ऊपर आ गई। तो आफ्टर intersecting the minimum point of average cost, एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल कॉस्ट, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये फिर ज़्यादा हो जाती है आपके जो है ना वो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज़ लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बच्चों, लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं, तो लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास एक ऐसा अरसा होता है, इतना टाइम पीरियड हमारे पास होता है, जिसमें अगर हम इसको डिफाइन जो है ना वो करना चाहें, तो हम यूँ कह सकते हैं कि लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम सॉरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, कि आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो वेरिएबल जो है ना वो बन जाते हैं। और जो डिस्टिंक्शन होती है आपकी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इसी तरह से वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इसी तरह से जो आपकी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में आपके सारे जो है ना वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 10 साल की बात करूँ, तो इन 10 इयर्स एक लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम है। आप नई फैक्ट्री भी जो है ना वो लगा सकते हैं, आप जो है वो न्यू प्लांट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फिक्स्ड होते हैं, वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें कॉस्ट कर्व्स की, तो याद रखिएगा बच्चों कि आपके जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं, वो अ, आपके प्लानिंग कर्व्स भी जो है ना वो कहलाते हैं, उसको इन्वेलप कर्व भी कहा जाता है, प्लान्ड कर्व भी जो है ना वो कहा जाता है। क्योंकि एक फर्म जो होती है इन लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो डिसाइड कर सकती होती है अपने आउटपुट लेवल को अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो उस हिसाब से हमारा जो आप कह रहे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। अब अगर हम देखें तो हमारे जो लॉन्ग रन बच्चों एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं, उनको हम ड्राइव करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स की मदद से। अब उनको कैसे जो है ना वो ड्राइव किया जाता है, लेट्स ड्राइव द शॉर्ट रन सॉरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स बाय यूजिंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। अब देखिएगा बच्चों, लुक एट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास जो है ना वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप देखें तो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने आउटपुट ली हुई है। एक्स जो है, एक्स एक्सिस, इट इंडिकेट्स द आउटपुट और जो वर्टिकल एक्सिस है ये ओरिजिन आ गया हमारा और जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हमने कॉस्ट को लिया हुआ है। लुक एट इट, दिस इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है जी। अब फर्ज करते हैं कि एक फर्म जो है उसके पास 3 जो है वो प्लांट्स हैं। पहला शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट 1 है, यानी शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में फर्म के पास 3 प्लांट्स हैं, ये पहला प्लांट है। फिर इसी तरह से ये फर्म के पास जो है वो दूसरा जो है ना वो प्लांट आ जाता है जो कि शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को इंडिकेट करता है। और ये फर्म के पास जो है ना वो तीसरा प्लांट आ जाता है जो SAC या SATC सॉरी, एस शॉर्ट ऑन एवरेज टोटल कॉस्ट का 3 है। इसमें अगर हम देखें तो वी हैव 3 प्लांट्स, लुक एट इट। जो पहला प्लांट है बच्चों SATC1, ये इसको मैंने कहा हुआ है। ये जो है ये स्मॉलर प्लांट है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा प्लांट हमारे पास आ जाता है SAC2, ये वाला जो है, ये वाला प्लांट ये। इसको हम कहते हैं कि ये मीडियम जो है ना वो हमारे पास एक प्लांट आ जाता है, मीडियम साइज़ का जो है ना वो प्लांट है।
और SATC3 ये जो तीसरा हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड लार्ज साइज़। इसका जो साइज़ है, ये हमारे पास जो है ना वो लार्ज जो आ जाता है, या ये हमारे पास लार्ज साइज़ का जो है ना वो एक प्लांट होता है। अब फर्म जो है वो कौन से प्लांट के ऊपर ऑपरेट करेगी, स्मॉलर प्लांट पे ऑपरेट करेगी, मीडियम टर्म वाले पे ऑपरेट करेगी, या वो जो लार्ज साइज़ का प्लांट है उस पे ऑपरेट करेगी। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द फर्म। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फर्म की डिमांड कितनी है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा गौर से बच्चों जो है ना इसको समझिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये चीज़ जो है ना वो आसानी के साथ समझा सकूँ। अब फ़र्ज़ करें कि जो फ़र्म है उसका जो आउटपुट का लेवल है यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर है, और इस ए पॉइंट के ऊपर जो है फ़र्म की जो डिमांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो X1 लेवल ऑफ आउटपुट है। ठीक है जी? तो X1 लेवल ऑफ आउटपुट साफ़ ज़ाहिर है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो फ़र्म की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो जो है वो C1 होगी। अब डिमांड फ़र्म की X1 है, और ये डिमांड ये तकाज़ा करती है कि फ़र्म जो है ये स्मॉलर साइज़, यानी जो पहला प्लांट है ना स्मॉलर साइज़, सिर्फ़ इसी पे ऑपरेशनल रखे, क्योंकि यहाँ पे वो उसके मिनिमम पॉइंट पे जो है ना वो ईज़िली अपनी जो है ना वो पूरी कर सकती है। फिर अगर हम बात करें कि अगर फ़र्म का जो लेवल ऑफ आउटपुट है, डिमांड सॉरी, फ़र्म की जो डिमांड है वो X1 से बढ़ के अगर X2 हो जाती है, तो यहाँ पे फ़र्म जो है वो साफ़ ज़ाहिर है इस सूरत में भी फ़र्म की जो कॉस्ट बढ़ेगी ज़रूर, C2 हो जाएगी। लेकिन या इसको आप कह लें कि चलें C2 ही, C2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी फ़र्म के लिए यही बेटर होगा कि वो जो है वो पहला प्लांट ही रखे, स्मॉल साइज़ का प्लांट ही रखे। अगर फ़र्म जो है उसकी जो डिमांड है वो मज़ीद बढ़ती है, और डिमांड जो है फ़र्म की वो बढ़ के हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल X3, तो यहाँ पे फ़र्म के पास 2 चॉइसेस हैं, लुक एट इट। अगर इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, तो ये देखिएगा 2 चॉइसेस हैं फ़र्म के पास, कि फ़र्म जो है पॉइंट ए सॉरी ए पहले दे चुके हैं। फ़र्म जो है वो पॉइंट बी के ऊपर जो है ना वो आउटपुट दे, या फ़र्म जो है वो ए स्टार या ए डैश के ऊपर दे। अब अगर वो ए डैश जो कि स्मॉल साइज़ ऑफ प्लांट, ये देखें ये स्मॉल प्लांट के ऊपर है हमारे पास, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो इतनी होगी, जिसको मैं C2 डैश कह देता हूँ, ठीक है? और अगर वो दूसरी जो लेवल देने के लिए फ़र्म के पास 2 चॉइसेस हैं। गौर से सुनिएगा। X2 लेवल ऑफ आउटपुट जो है, ये देने के लिए हमारी जो फ़र्म है, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? उसके पास बच्चों 2 चॉइसेस हैं। वो 2 चॉइसेस कौन-कौन सी हैं? पहली चॉइस तो ये होगी हमारी उस फ़र्म के पास कि वो C2 लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना वो C2 कॉस्ट जो है ना वो बियर करे, या आप कह लें कि स्मॉलर प्लांट जो है, उससे जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन पूरी करे, या फिर दूसरा वो C3 कॉस्ट जो है ना वो बियर करे, और जो मीडियम साइज़ का प्लांट है उसको जो है ना वो चला दे। अब ये 2 ऑप्शंस या 2 ट्रेड ऑफ्स हैं हमारी जो है ना वो फ़र्म के पास। अब अगर हम देखें तो हमें देखने से पता चल रहा है बच्चों कि हमारी फ़र्म अगर स्मॉलर प्लांट चलाती है, तो स्मॉलर प्लांट चलाने से उसको इतनी कॉस्ट बियर करना पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ₹50,000 एग्ज़ाम्पल 50,000। अब और अगर वही कॉस्ट यानी X3 लेवल ऑफ आउटपुट देने के लिए वो मीडियम साइज़ का प्लांट चलाती है, तो उसकी कॉस्ट है 1,00,000। तो बताएँ उसे क्या करना चाहिए? यानी अगर स्मॉलर प्लांट चलाती है तो 50,000 कॉस्ट आएगी, अगर मीडियम साइज़ वाला चलाती है तो 1,00,000 आएगी, ठीक है? साफ ज़ाहिर है कि वो स्मॉलर चलाएगी, क्योंकि उससे उसको कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर करना पड़ रही है। लिहाज़ा X3 लेवल ऑफ आउटपुट तक हमारी फ़र्म क्या करेगी? X3 आउटपुट लेवल तक हमारी जो फ़र्म होगी, वो पहला प्लांट ही चलाएगी, दूसरा प्लांट नहीं चलाएगी, या स्मॉलर प्लांट ही चलाएगी, जो मीडियम साइज़ का प्लांट होगा उसको नहीं चलाएगी। ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा मैं क्लियर करता हूँ ताकि मज़ीद जो है ना वो आपको समझा सकूँ। अब देखिएगा, अब अगर फ़र्म की जो आप कह लें कि डिमांड है वो X3 से बढ़ के हो जाती है X4, तो अब साफ़ ज़ाहिर है अब फ़र्म के लिए जो है ना ये बेटर है कि वो मीडियम साइज़ का प्लांट जो है ना वो चलाए, क्योंकि मीडियम साइज़ के प्लांट के ऊपर उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो बच्चों C नॉट होगी। तो ये उसके लिए जो है ना वो बेहतर यही होगा। अब अगर उसकी जो डिमांड है फ़र्म की जो एक्स कमोडिटी की डिमांड है, वो अगर
एक्स 4 से बढ़ जाती है और एक्स 4 से बढ़ के जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि वो एक्स 6 हो जाती है, ठीक है? अब इस एक्स 6 को अगर आप देखें, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है बच्चों, ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर फर्म जो है वो मीडियम साइज़ का प्लांट चलाती है, तो भी उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर करेगी, और अगर लार्ज साइज़ का प्लांट जो है ना वो ऑपरेट करती है, तब भी उसे उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बियर करना पड़ेगी। तो दोनों के लिए दरमियान वो इंडिफरेंट जो है ना वो रहेगी। लेकिन अब फर्म कौन-सा प्लांट चलाएगी, पहला प्लांट चलाएगी या दूसरा प्लांट चलाएगी? तो उसके लिए फर्म जो है वो क्या करेगी? फर्म जो है वो ये देखेगी, प्रेडिक्ट करेगी, या आप कह लें कि वो फ़ोरकास्ट करेगी कि उसकी फ्यूचर डिमांड जो है कमोडिटी की वो कितनी होगी। अगर तो उसे ये हो कि फ्यूचर डिमांड जो है उसकी कमोडिटी की वो बढ़ेगी, यानी अगर फ़र्म ये एंटिसिपेट करती है कि जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रही है उसकी फ्यूचर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर फ़र्म के लिए बेटर यही है कि वो लार्ज प्लांट साइज़ पे जो है ना वो उसको जो है ना वो चलाना शुरू करे और उसपे जो है ना वो प्रोडक्शन दे। लेकिन अगर वो ये देखती है या ये प्रेडिक्ट करती है कि उसकी जो फ्यूचर डिमांड है, वो बढ़ने की बजाय जो है ना वो कम होगी, यानी फ्यूचर डिमांड या तो इतनी ही रहेगी या फ्यूचर में उसकी डिमांड कम हो सकती है, तो फिर फर्म के लिए बेटर ये होगा कि फर्म जो है फिर वो मीडियम साइज़ का जो प्लांट होगा, उस पे जो है ना वो ऑपरेट करे, और जो लार्ज साइज़ का जो उसका प्लांट होगा, उस पे ऑपरेट ना करे। तो ये सूरत-ए-हाल। अब अगर आप कह लें कि फ़र्म जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और बढ़ के फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना वो सॉरी ये 2 मैंने लिखा है, इसको एक्स 6 कर लें, और ये एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स 8 हो जाती है। तो एक्स 8 पे तो साफ ज़ाहिर है कि वो लार्ज साइज़ का ही जो है प्लांट चलाएगी, ना तो वहाँ के लार्ज साइज़ का प्लांट होता है, वो ही जो है अपनी डिमांड को जो है ना वो पूरा कर सकती है। जी स्टूडेंट्स, अ, अगर हम जो है ना वो इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स की मदद से जो है ना वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो ड्रॉ करना चाहें, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो है ना वो क्या करना पड़ेगा? हम बच्चों ये करेंगे कि हम ये जितने भी मिनिमम पॉइंट हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स के, इनको जो है वो हम एक आप कह लें कि कर्व के साथ जो है ना वो मिलाएँगे, तो हमारे पास जो कर्व बनेगा दैट वुड बी द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उसको जो है ना वो हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो है ना वो नाम देंगे, सॉरी। ये थोड़ा-सा है, मेरे पास कर्सर है तो उससे ज़रा लाइन सही नहीं लग रही। तो ये देखिए मैंने इनको जो है ना, तो ये हमारे पास जो कर्व बना है ब्लू लाइन में, इसको कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, या इसको एलएसी का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब अगर आप देखें तो ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये जो तीनों प्लांट साइज़ हैं हमारे पास, यानी स्मॉल जो प्लांट है, इसी तरह से जो मीडियम प्लांट है, और इसी तरह से जो हमारे पास है, उनको अगर हम मिलाते हैं तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। क्योंकि ये इन सब के मिनिमम पॉइंट्स को मिलाने से जो है ना वो बन रहा है, इसी वजह से इसको माइक्रो डेवलप कर्व के नाम से भी जिसको जो है ना वो हम पढ़ते हैं, ये इसको बाद अगर हम देखें कि इसमें जो है ना वो कैसे ये कर्व, इसके डिफरेंट अगर पार्ट्स का जो है ना वो मुतालिया करें, तो इसमें अगर आप देखें बेटा तो 3 पार्ट जो है ना इस कर्व के हमें नज़र आते हैं। लुक एट इट, लेट मी हाइलाइट इट। एक ये वाला एरिया है जो कि फॉलिंग पार्ट है, ठीक है? जो हमें इस बात के बारे में बता रहा है कि जैसे-जैसे आप एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे आपकी कॉस्ट जो है ना वो गिरेगी। तो ये वाला जो फॉलिंग पार्ट है जिसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने से आपकी कॉस्ट कम हो रही है, इसको बेटा नाम दिया जाता है, या इस एरिये को जो है ना जब हम नाम देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इन ये वाला जो एरिया है, जो फॉलिंग पार्ट है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का जो है ना वो नाम दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगर आप देखें कि जब मिनिमम हो जाती है, तो उस सूरत-ए-हाल में क्या होता
जी, अगर हम देखें बेटा तो ये जो दूसरा पार्ट हमारे पास आता है इस कर्व का, लुक एट दिस पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये आपका जो है ना वो एक ऑलमोस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व का इसको जो बेटा नाम दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, जो है ना वो नाम दिया जाता है। या ये देखें ये आपका इंक्रीजिंग पार्ट आ गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का। तो इसको जो नाम दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड आपका जो होगा डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के नाम से जो है ना वो इसको हम इंडिकेट करेंगे। यानी ये जो पार्ट होगा दैट वुड बी कॉल्ड सॉरी डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब ये होते क्या हैं यानी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है और इसी तरह डिसइकोनॉमी स्केल जो है ना ये क्या होता है? देखिए बेटा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से मुराद ये कि जैसे-जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन में जो है ना वो आ जाते हैं और आप कह लें कि जो वर्क होता है उसको छोटे-छोटे यूनिट्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि एक अगर आपका वर्कर है तो उसके ज़िम्मे एक ही काम होता है कि वो सिर्फ़ एक चीज़ ही जो है ना वो बार-बार तैयार करेगा। तो जब एक बंदा डेली हज़ारों की तादाद में चीज़ जो है ना वो तैयार करेगा तो उसमें वो स्पेशलाइज़ेशन जो है ना वो हासिल कर लेगा, होती है वो बढ़ना कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई जो है ना वो चेंज नहीं आती। फिर डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से मुराद ये है कि जब आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है या जब आप मेगा लेवल पे जो है ना वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो सूरत-ए-हाल में ये होता है कि आपके पास जो वर्कर्स होते हैं वो मिलियंस की तादाद में हो जाते हैं और आप बिलियंस लेवल का जो है ना वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये सूरत-ए-हाल होती है तो वहाँ पे फिर मैनेजमेंट के इश्यूज़ आते हैं और जब मैनेजमेंट के इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो गिरने की बजाय दोबारा फिर जो है वो बढ़ना जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का तो वी कैन से दैट अगर इन डिफरेंस को जो है ना वो हम थोड़ा-सा डिस्कस करें और बताएँ कि डिफरेंस जो है ना वो किस तरह से हो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जिसको हम एसएसी का जो है ना वो नाम देते हैं और ये हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है लुक एट इट। तो आपका जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको अगर हम देखें तो दिस इज़ यू शेप। ये आपका जो है ना यू शेप का जो है ना वो कर्व होता है जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की जो है ना वजह से होता है। ये तेज़ी से गिरता है और तेज़ी से जो है ना ये मिनिमम पॉइंट पे आता है और फिर तेज़ी से जो है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि जब आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है दैट्स सॉसर टाइप। ये सॉसर टाइप होता है यानी आप इसको यूँ कह लें कि ये आहिस्ता से जो है ना वो नीचे की तरफ आता है, कुछ हद तक सस्टेन रहता है और उसके बाद दोबारा फिर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो है ना वो कर्व होता है। अब अगर हम बात करें कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना वो कैसे ड्रॉ किया जा सकता है बाय यूजिंग द शॉर्ट रन जो है ना वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो उसको अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो है ना वो बनाएँ तो लुक एट इट सबसे पहले मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना वो ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है एंड आई विल टेक डिफरेंट शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व ये SAC1 है, ये हमारे पास SAC2 है और ये हमारे पास SAC3 फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है। अब ये बनाएँगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, ये एक बड़ा चाँद बना लें उस पे
3 जो है ना वो छोटे चाँद बना लें, तो ये एक तरीका है आपको जो है ना वो याद रखने के लिए। अब यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे आप डॉट लगा दें, ठीक है? उसको थोड़ा-सा जो है ना वो पॉइंट आउट कर लें। उससे नीचे जो है ना वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ये आपका x1 हो जाएगा। यहाँ इसको आप जो है ना वो x2 का जो है ना वो नाम दे लें और इसको आप x3 का नाम दे लें। ठीक है जी? अब हम जानते हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमारे पास एसएमसी 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ से गुज़रेगा, इसको हम एसएमसी 2 का नाम देंगे और ये इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम जो है वो एसएमसी 3 का जो है ना वो नाम दे लेंगे। अब ये जो परपेंडिकुलर ब्लैक लाइन के अंदर मैंने ड्रॉ किए हैं, ये ब्लैक लाइन जब इस डैश्ड ब्लैक लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो वहाँ पे जो है ना वो हम एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह से ये वाला पॉइंट रेड कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से नीचे नहीं है तो इसको ऊपर ले जाएँ, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट, ठीक है? क्योंकि ये नीचे नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है। तो इस रेड को मैं पॉइंट ए का नाम दे लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी का नाम दे लेता हूँ, इसको पॉइंट सी का नाम दे लेता हूँ। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को आपस में एक लाइन की मदद से मिला देते हैं, लुक एट इट, इस लाइन की मदद से, तो ये आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना वो बन जाएगा। जो उसी तरह से अगर आप देखें शॉर्ट रन वाला स्टीपर था, जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो आपका फ्लैटर कर्व जो है ना वो बना है। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और इसी तरह से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स की मदद से जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इन कर्व्स को ड्रॉ करें और इससे रेलेवेंट मटेरियल जो है वो मैं आपको शेयर करूँगा, उसको पढ़ें और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसकी क्वेरी क्लास जो है ना वो हम रख लेंगे। तो उसमें आप जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो अपने कर लीजिएगा। दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।